नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी जिले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरा विदेश दौरा 17 अक्टूबर को दुबई में तो 18 अक्टूबर को आबू धाबी में करेंगे रोड शो। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर फोकस। उत्तराखंड में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज, किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। देहरादून पुलिस ने किया नकली दवाइयों की कंपनियों का पर्दाफाश। दवाओं के 24 डब्बों में 7200 कैप्सूल बरामद। 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम कपाट बंद होने की तारीख तय। 14 नवंबर को 6 महीने के लिए बंद किए जाएंगे। 15 नवंबर को पहुंचेगी मां गंगा की उत्सव डोली मुखवामुखी मठ। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट। गंगोत्री में बर्फबारी, निचले इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दुबई पहुंचे, जहां पर वे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी दुबई और आबू धाबी में धामी रोड शो करेंगे और उद्योगपतियों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होना है। खेल महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा में बैठक की। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस बार खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से आयोजित किए जाएंगे, जो कि दिसंबर महीने तक पूरे किए जाएंगे। खेल विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने, चूँकि हम लोग हर साल खेल महाकुंभ करते हैं और हर साल लगभग ये प्रयास रहता है कि अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत हो जाए। चूँकि इस बार कुछ परिस्थितियों में रद्दोबदल रहा, तो जिसके कारण से जो है ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई थी। तो आज इस बैठक के माध्यम से यह तय हुआ है कि हम लोग 31 अक्टूबर से जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 167 सुपरवाइजर का चयन पूरा हो गया है। इसमें से 150 और आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चयन पूरा किया गया। बता दें, सुपरवाइजरों के कुल 172 पद के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर 5 पदों को छोड़कर शेष के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। आंगनवाड़ी बहनें जो विगत कई वर्षों से जो है विभाग में सेवा करते हुए अपनी इस योग्यता की ओर अग्रसर थी, जहां वह मानदेय कर्मचारी न होकर अब वह सरकारी कर्मचारी बन पाए, तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि ऐसी हमारी आंगनबाड़ी बहनें सुपरवाइज़र के पद पर उनकी नियुक्ति जो है वह हो चुकी है, जिसकी नियुक्ति पत्र जो है वह 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उनको दी जाएगी। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित में धामी जी की सरकार ने करने का काम किया है।
16 अक्टूबर को निकलने वाली किसान सम्मान यात्रा को हरीश रावत ने स्थगित कर दिया। ये जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों को दी। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से मंगलौर के नारसन से रुड़की तक हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा किसान सम्मान यात्रा निकाली जानी थी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया जाना था। पर सुबह तेज आंधी और बारिश के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसान सम्मान यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी के मद्देनजर ये यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और आगे 19 अक्टूबर को ये यात्रा नारसन से 2 बजे निकाली जाएगी, जो कि रुड़की एसडीएम चौक पर समाप्त हो जाएगी। आज भारी वर्षा के कारण किसानों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया। अब हम 19 तारीख को 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ करेंगे और रुड़की में एसडीएम चौक के पीछे उसका समापन करेंगे। हम रुड़की के बाद लक्सर के बाद भगवानपुर, फिर डोईवाला, हमने ये सब एरियाज, छिद्दरवाला, श्यामपुर। एनआरएलएम के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हवाला बाग के माध्यम से अल्मोड़ा के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय पिरुल क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अंतर्गत विकास खंड द्वारा हाट में भी कार्यशाला आयोजित की गई। इसके द्वारा समूह की महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पे प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हॉलबाग द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिवसीय ये ट्रेनिंग है, जिसमें महिलाओं को पिरुल से बहुत आइटम बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे इनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और एक सशक्त भारत में महिलाओं की एक जो भूमिका होगी सशक्त होगी। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लमगड़ा में कपिलेश्वर बानन देवी पंपिंग पेयजल योजना खराब होने से कई गांवों के लोगों को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस जिला महामंत्री दीवान सतपाल ने बताया कि आज फिर पंप खराबी की वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पाई है। सिमल्टे पंप हाउस में दोनों पंप खराब चल रहे हैं। अगर पंप जल्द ही सही नहीं कराया गया तो ग्रामीणों को एक बार फिर से घोड़ों से पानी दुलान करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त लाई गई यह योजना विभाग की लापरवाही के कारण ठप पड़ी हुई है। पंप जल्द सही नहीं करने पर ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण पंपिंग पेयजल योजना कपिलेश्वर बानर देवी पंपिंग पेयजल योजना, जिस योजना को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी के अथक प्रयासों से स्वीकृत कराया गया और विभाग को ये लगातार हम लोगों के द्वारा चेताया जाता है कि प्रत्येक पंप हाउस में 2-2 मोटर लगी हुई हैं। इसमें अगर एक मोटर में कोई परेशानी आती है, टेक्निकली कोई परेशानी आती है, तो उस मोटर के अपेक्षा दूसरे मोटर को चला करके यहाँ की पेयजल व्यवस्था को संचालित किया जाता है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। ये बंबसा थाना क्षेत्र का मामला है और 6 तारीख को चूना भट्टा निवासी मोहन चंद जी ने एक शिकायत की थी कि उनकी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है तो चोरी हुई है और इस संबंध में थाना में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखने के बाद से एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा सीसीटीवी चेक करते हुए और मैनुअली पूछताछ करते हुए इसमें काम किया गया और 15 तारीख को उसमें शाम को एक अभियुक्त जो बंबसा में रहने वाला है अमित श्रीवास्तव, वो उस बाइक के साथ हमको मिला था। उत्तरकाशी में अचानक मौसम ने करवट बदलते ही बारिश के कारण
तापमान में भारी गिरावट आ गई, जिससे गंगोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के पर्व पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है और गंगोत्री नेशनल पार्क की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो हर्षिल, मुखवा, धराली ऊंचे इलाकों में बर्फबारी पड़ चुकी है। बर्फबारी पड़ने से निचले इलाकों में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद जिन्ना ने एक बार फिर से एंट्री मार ली है। इस बार कांग्रेस की तरफ से ये पासा फेंका गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान जारी कर सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि देश के भीतर दो राष्ट्र की बात सबसे पहले सावरकर ने कही। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द सावरकर से लिया। हरीश रावत ने कहा कि सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन के संबंध में सावरकर के मानस पुत्र थे। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहाँ तक जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत ही महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और यही उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूँ कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। लोहाघाट में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक चंपावत जिले के सेना भारती परिसर बनबसा में आयोजित होने जा रही अग्निवीर भारती के लिए लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवा पसीना बहाने में जुटे हुए हैं। लोहाघाट के चमनिया स्टेडियम में क्षेत्र के सैकड़ों युवा सुबह शाम पूर्व सैनिक मयंक ओली के निर्देशन में फिजिकल ट्रेनिंग में जुटे हुए हैं। पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा अपने अकादमी में युवाओं को निःशुल्क फिजिकल की ट्रेनिंग देकर उन्हें अग्निवीर बनाने की तैयारी की जा रही है। मयंक ओली ने बताया कि युवाओं को 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और अन्य ट्रेनिंग में ट्रेन किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवा अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। जो मयंक ओली जी के द्वारा जो यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है युवाओं के लिए भर्ती सहित विशेष जो खेल के क्षेत्र में आज अनेक जो यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनकी तैयारियाँ जो की जाती हैं। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा मयंक ओली जैसे लोग यहाँ पर हमारे हैं। आज जो नशे के खिलाफ आज जो युवाओं में खेल की भावना जागृत कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से जो पार्टी बाराकोट दूरस्थ क्षेत्र से भी लोग यहाँ आकर इस जो दौड़ हुई है 1600 मीटर की, इसमें प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से यह एक अच्छा संदेश आज ऐसा चाहते हैं कि आप जो क्षेत्र के लिए कार्य इस समय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी काफ़ी बच्चे अग्निवीर में भी यहाँ से निकले हैं और आशा करता हूँ कि आप इनको अन्य इनका बौद्धिक और मानसिक विकास करें, जिसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम करेंगे। क्योंकि आज समाज में दिशा दिखाने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवा वर्ग जोशीमठ में मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी की ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। वहीं बात करें जोशीमठ की ऊंची चोटियों की, तो यहाँ भी ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। आपको बता दें कि ऊंची चोटियों में हिमपात होने के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लग गई है, जिसकी वजह
वजह से अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कल दोपहर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वहां भी रुक रुक कर बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी जारी है। फिर एक बार पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। ऊंची चोटियों की अगर मैं बात करना चाहूं तो ऊंची चोटियों में लगातार 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निचले इलाकों में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखने वाले हैं। सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जन टीवी दिखा रहा है इस वक्त ग्राउंड जीरो से, किस तरीके से जोशीमठ की जो ऊंची चोटियां हैं वो किस तरीके से लगातार बर्फ की चादर में ढकी हुई देखी जा रही है। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे देख पाएं कि किस तरीके से जोशीमठ की ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वो आप तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। ये सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भी आप देख सकते हैं। वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ताजा हिमपात हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देखकर ही समझने वाला है। ये तीसरे नंबर की तस्वीरें, ये देख सकते हैं, जहां से बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों का अनुमान लगाया जा सकता है, जहां पर लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर हिमपात हो रही है, जिस कारण अब दोनों धामों में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम में जो स्थानीय लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए वहां पर साफ साफ देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। राजधानी देहरादून पुलिस को नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक पुलिस की टीम गठित की गई, जिसके चलते पुलिस की ओर से राजधानी देहरादून और हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर रेड की गई, जिसके बाद मामले में नामजद अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र से गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दोनों अभियुक्त के पास से गाड़ी में रखे नकली दवाओं के 24 डिब्बों में 7200 कैप्सूल बरामद किए गए। वहीं जानकारी में ये भी सामने आया कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री की बदौलत दोनों अभियुक्तों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहाँ से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार। मसूरी में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत मसूरी सीओ अनिल जोशी की अध्यक्षता में मसूरी लंढौर क्षेत्र के हर घर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी में नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। गोष्ठी में विस्तार से नशे के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। सीओ मसूरी अनिल जोशी ने बताया कि पुलिस हर मोर्चे पर नशे के बढ़ते चलन को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन बिना जन सहभागिता के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब किया जाना संभव नहीं है। देखिए, जैसा कि ये मिशन हमारे राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि देवभूमि ड्रग्स फ्री होनी चाहिए 2025 तक। उससे पहले हम इसको फ्री करने के लिए तमाम उपाय हमने यहाँ बताए, तमाम सुझाव दिए, पब्लिक के भी सुझाव लिए, तो उन पर हम गहनता से और सतर्कता से और शक्ति से पालन करेंगे, तब ये हो पाएगा। हल्द्वानी टचिंग ग्राउंड से कूड़ा हटाने का काम लगातार जारी है। डीएम नैनीताल के अल्टीमेटम के बाद टचिंग ग्राउंड के बाहर नेशनल हाईवे से कूड़ा हटाने का काम किया जा रहा है। टचिंग ग्राउंड हल्द्वानी में रोजाना नैनीताल जिले के रामनगर और कालाढूंगी नगर पंचायत को छोड़कर सभी निकायों और जिला पंचायत नैनीताल का 450 मैट्रिक टन कूड़ा डंप किया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि कूड़ा प्रबंधन पर नगर निगम सख्त एक्शन ले रहा है। इससे पहले नगर निगम हल्द्वानी जिले की 12 संस्थाओं को कूड़े के निस्तारण और कूड़े की व्यवस्था किए जाने की धनराशि न दिए जाने को लेकर नोटिस जारी कर चुका है।
यदि किसी निकाय और संस्था का वाहन बाहर कूड़ा फेंकता है तो आप उसे बर्खास्तगी की कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ऐसी बदतमीजी लोग करते रहेंगे तो सड़कों के किनारे से कूड़ा साफ करना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने नगर निगम के जितने भी मुद्दे थे मैंने सब स्पष्ट कर दिया है। 15 दिनों तक सब अपनी अपनी गाड़ियों की मॉनिटरिंग करेंगे, हम भी निगरानी करेंगे, लागू भरेंगे और इन 15 दिनों के अंदर हमारा प्रयास होगा जो बाहर कूड़ा भी बच गया है उसको भी अंदर करने। रामनगर के बम्बागेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादिर नाम के एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखकर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले में कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक मूल रूप से काशीपुर का रहने वाला है। युवक रामनगर में मछली बेचने का काम करता है। मामले की जाँच पुलिस ने शुरू कर दी, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को, लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बम्बागेर में, वहाँ की घटना है ये। देखिए, थाना रामनगर में एक मेमो प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार एक व्यक्ति ने जो मछली बेचता है मार्केट में, काशीपुर का रहने वाला है, जिसका नाम काजी है और कुछ रूप से गोली लगी है, छोटी सी केस है और इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की। जोशीमठ टीसीबी बाजार की तरफ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में इतने खतरनाक जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। गंदा पानी जो है गड्ढे से निकल रहा है, जिसकी वजह से पैदल आवाजाही करने वाले आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां पर ये जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं ठीक उसके सामने कई दुकानें भी मौजूद है, जिन दुकानों के पास आए दिन इन जानलेवा गड्ढों से निकलने वाले गंदे पानी से दुकानदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आजकल बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है चरम पर है और जिस तरह से जोशीमठ मुख्य बाजार में जानलेवा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तीर्थयात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की कपाट बंद होने की तिथि रावल तीर्थ पुरोहितों ने तय कर दी है। गंगोत्री धाम की कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व और अभिजीत मुहूर्त की शुभ वेला पर ठीक 11:45 पर 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रति वर्ष नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के मंदिर समिति और रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम की कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। 14 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके सुखीमठ मुखवा के लिए गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। वहीं 15 नवंबर भैया दूज के पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा मुखीमठ में 6 महीने के बाद पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा का स्वागत एक बेटी की तरह गांव के लोग करेंगे। गंगोत्री धाम की जो कपाट है वो 14 तारीख को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे ठीक 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त में, और सभी लोग यहाँ से भगवती गंगा की डोली को लेके मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास हम देवी मंदिर में करेंगे और 15 तारीख को सभी लोग मुखवा में पहुँचेंगे। मसूरी में अग्रकुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराजा अग्रसेन चौक पर माल रोड लंढोर में उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चन किया गया और प्रतिमा पर शोल चढ़ाया गया। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं 25 लोगों को समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। महाराज की 5147वीं जयंती मनाई जा रही है। साथ ही साथ निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जो पिछले 13 वर्षों से संचालित है। कोरोना वर्षों को छोड़कर हम लगातार ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। मरीजों को हम करीब 6 माह की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित करते हैं। आसपास के गांव के मरीज, पूरे शहरवासी इसका लाभ उठाते हैं। बड़े धूमधाम के साथ अग्रवाल महासभा मसूरी की तीनों विंग जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और अग्रवाल महासभा जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो एक आम जनमानस को बहुत एक फायदा मिलता है जो सरकारी माध्यम से नहीं मिल पाता है, उसका पूरा सहयोग ये पूरे साल भर
विभिन्न कार्यक्रम करते थे, अग्रवाल महासभा के लोग करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही अग्रसेन जयंती की सभी को भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहा है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में आए हुए भूकंप के बाद आज सोमवार सुबह को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं इससे पहले रविवार शाम को दिल्ली एनसीआर में भीषण भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। ये झटके आपको बता दें गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेज महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक फरीदाबाद में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप करीब 4:08 पर महसूस किया गया। भूकंप के डर से लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप की वजह से धरती कांपी है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।